हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो, हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी, उस पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि पाचन तंत्र जो था, उस पाचन तंत्र को दो भागों में डिवाइड करके हम लोगों ने कंप्लीट किया था। सबसे पहली चीज हमने लोगों ने कंप्लीट जो करी थी वो एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल जो थे उनके भागों के बारे में बात करी थी। और उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी जो सहायक पाचक ग्रंथियां होती है, उन पांचों प्रकार के सहायक पाचक ग्रंथियों के बारे में लोगों ने डिटेल से बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे पाचन की क्रियाविधि की, और पाचन की क्रियाविधि से रिलेटेड भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत बात कर ली थी कि पाचन की जो क्रियाविधि जो होती है वो लगभग 5 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला चरण जो था वो भूख होता है, दूसरा चरण जो होता है वो भोजन का अंतःग्रहण होता है, तीसरे चरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरा चरण हमारे पास पाचन आता है। तो पहले 2 चरण हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग बात करते हैं पाचन जो होता है वो किस प्रकार कंप्लीट होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन या पाचन। अब डाइजेशन या पाचन की अगर हम लोग बात करते हैं तो डाइजेशन या पाचन की जो प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया की डेफिनेशन अगर निकालते हैं तो ये आती है कि जटिल भोज्य जो पदार्थ होते हैं या जटिल पोषक पदार्थों का जल अपघटन की क्रिया के द्वारा सरल पोषक पदार्थों में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। तो जटिल पोषक पदार्थ जो होते हैं वो जल अपघटन की क्रिया द्वारा सरल पोषक जो पदार्थ होते हैं उनमें परिवर्तित होने की क्रिया पाचन कहलाती है। ये जो पाचन की जो क्रिया होती है वो भौतिक रासायनिक क्रिया होती है। अब भौतिक रासायनिक क्रिया जो होती है इसका मतलब क्या होता है, यानी पाचन की क्रिया भौतिक रूप से भी होती है और रासायनिक रूप से भी होती है। यानी इसका मतलब पाचन की क्रिया के 2 स्टेप हो गए। एक तो प्रोसेस हो गई फिजिकल प्रोसेस यानी भौतिक प्रक्रिया, और दूसरी प्रक्रिया हो गई हमारे पास रासायनिक प्रक्रिया। देखो, भोजन को चबाना यानी दांतों के द्वारा चबाने की जो क्रिया होती है वो भौतिक प्रक्रिया में आती है, और एंजाइमों की सहायता से भोजन जो होता है उस भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। देखो, भौतिक प्रक्रिया में दांतों की सहायता से भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में चबाने की क्रिया के द्वारा अब तोड़ना, वो तो है भौतिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया का मतलब है जो एंजाइम जो होते हैं, उन एंजाइम जो होते हैं उनकी सहायता से बड़े बड़े अणुओं के भोजन के जो बड़े बड़े अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में अपघटित करना रासायनिक प्रक्रिया कहलाता है। तो ये एंजाइमों की सहायता से होता है। तो ये वाली बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि जो भोजन यानी कि भोजन की जो पाचन की प्रक्रिया होती है वह आहार नाल के विभिन्न भागों में संपन्न होती है। तो आहार नाल के जिन जिन भागों में वो संपन्न होती है, तो आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का पाचन। अब आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन के पाचन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुख गुहा में पाचन, यानी बकल कैविटी में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था मुख गुहा में एक विशेष प्रकार की पाचक ग्रंथि पाई जाती है, और इस पाचक ग्रंथि को कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि। तो जो ये लार ग्रंथि जो होती है, उस लार ग्रंथि के द्वारा सलाइवा यानी लार का स्त्रवण किया जाता है, और लार की जो कुल मात्रा जो होती है वो 1 से 1.5 लीटर पर डे होती है। यानी एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्रवण किया जाता है। अगर इसकी पीएच की बात करते हैं तो इसकी जो पीएच होती है वो 6 से 7 होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है,
या फिर अगर फिक्स्ड बात करें तो 6.8 इसकी पीएच होती है, यानी एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। यानी ये तो है अप्रोक्स 6 से लेकर 7 और फिक्स जो होती है 6.8 इसकी जो पीएच होती है वो होती है, यानी इसका मतलब ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। उसके साथ साथ हम अगर बात करते हैं तो ये जो लार ग्रंथि जो होती है, इस लार ग्रंथि की बात करें तो इसके लार जो होती है, इस लार के कंपोजिशन की बात करते हैं, अगर संगठन की बात करते हैं तो इसका जो संगठन जो होता है उसमें 99.6% तो वाटर होता है और उसके साथ साथ कुछ अन्य पदार्थों की अगर बात करते हैं तो अन्य पदार्थ में पहली चीज जो हमारे पास आती है वो आती है म्यूसिन प्रोटीन, म्यूकस यानी श्लेष्मा। म्यूसिन प्रोटीन ये म्यूसिन प्रोटीन जो होती है ये एक तरह से भोजन जो होती है उसको लसलसा बनाने का कार्य करती है। म्यूसिन प्रोटीन का काम चिपचिपा या लसलसा बनाने का होता है। म्यूकस जो होता है, इस म्यूकस का वर्क भी यही होता है, भोजन को ल्यूब्रिकेट यानी एक तरह से काफी ज्यादा लूज बना देना। यानी श्लेष्मा होता है तो श्लेष्मा उसको लुगदी नामक संरचना में चेंज कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जैसे टाइलिन के साथ साथ टाइलिन जो होता है इसको एमाइलेज भी बोलते हैं, और एक होता है लाइसोजाइम, और उसके साथ साथ इसमें एक एंटीबॉडी होती है IgA एंटीबॉडी। देखो हमेशा एंटीबॉडी जो होती है, WHO ने एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन बोला था, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में IgA, तो A टाइप की एंटीबॉडी इस लार में प्रेजेंट होती है। तो ये सारी चीजें इस लार में उपस्थित होती हैं। अब ये जो लार में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार से भोजन का पाचन करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो होती है, यानी जो लार होती है उस लार में उपस्थित जो एंजाइम जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है। तो अगर कार्यों की बात करते हैं तो पहला काम हमारे पास जो एंजाइम है वो आता है टाइलिन। ये जो टाइलिन होता है इसे अमाइलेज बोलते हैं। अब देखो इसका वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, जो भोजन है उस भोजन में उपस्थित स्टार्च जो होता है, इस स्टार्च को ये टाइलिन और अमाइलेज जो होते हैं, और उस टाइम इसकी जो पीएच होती है 6 to 8 होती है, तो इस टाइलिन और अमाइलेज की प्रेजेंस में स्टार्च जो होता है उसका पाचन माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में हो जाता है। तो ये माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में डिवाइड हो जाता है, और ये जो स्टार्च होता है वो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है। कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप का होता है, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। और ये पॉलीसेकेराइड जो होता है वो टूट जाता है डाइसेकेराइड। ये जो डेक्स्ट्रीन जो होता है ये लगभग 3 से 9 ग्लूकोज की जो अणु होते हैं उस ग्लूकोज के अणु से मिलकर बना होता है। लगभग 3 से 9 ग्लूकोज के, 3 से लेकर 9 तक के ग्लूकोज के अणु जो होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, डेक्स्ट्रीन कार्बोहाइड्रेट का। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब ये तो सारी बातें हो गई टाइलिन या एमाइलेज से संबंधित। अब और क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा मुख गुहा जो होती है उस मुख गुहा में जो पका हुआ जो स्टार्च होता है, यानी कुक्ड जो स्टार्च होता है उसका ही पाचन होता है, कच्चे स्टार्च का पाचन नहीं होता। यानी पके स्टार्च, यानी रोटी जो होती है उस रोटी में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। गेहूं की रोटी होती है, गेहूं जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च होता है, तो उस पके स्टार्च का ही यहाँ पर पाचन होता है। उसके साथ साथ लगभग 30% जो स्टार्च का जो पाचन होता है वो मुख गुहा में कंप्लीट हो जाता है, यानी मुख गुहा में हो जाता है। ये तो हो गई सारी चीजें। एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है, भोजन को जब चबाया जाता है तो चबाने के साथ साथ उसमें लार मिला दी जाती, मिक्स कर दी जाती है, ठीक है। अब आगे सेकंड टाइप का जो हमारा पास आता है वो आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो होता है इसका वर्क होता है, ये एक प्रकार का जीवाणुनाशक एंजाइम होता है। तो ये जीवाणुनाशक
एंजाइम। तो ये जीवाणु जो होते हैं उनको नष्ट करने वाला एंजाइम होता है। चलिए ये वाली बात भी हो गई। अब आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से जो मुख गुहा होती है उस मुख गुहा में भोजन का पाचन कंप्लीट होता है। अब और चीजें आप लोगों को क्या ध्यान में रखनी है उन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली चीज तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जब मुख गुहा वाला जो भाग आता है, इस मुख गुहा वाले भाग में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है और मुख गुहा वाले भाग में भोजन को चबाया जाता है, उसमें लार मिला दी जाती है और भोजन को चबाने और लार मिलाने के पश्चात उस मुख गुहा जो वाला जो भाग होता है, उस मुख गुहा में जो भोजन जो कहलाता है वो कहलाता है बोलस। तो ये मुख गुहा में जब भोजन रहता है लुगदीनुमा संरचना के रूप में तो उसे बोलस कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। आगे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो मुख गुहा जो होती है उस मुख गुहा के बाद जो भोजन होता है वो ग्रसनी और ग्रसिका में जाता है और ग्रसनी और ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता, यानी ग्रसनी और ग्रसिका वाला जो भाग होता है ये दोनों भाग में भोजन का पाचन न होकर भोजन को केवल क्रमांकुंचन गति के द्वारा, क्रमांकुंचन गति का मतलब होता है जैसे इस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, भोजन को पेशियों की सहायता से आगे की तरफ पुश किया जाता है तो वो भोजन जो होता है वो आमाशय में पहुंच जाता है। तो ग्रसनी और ग्रसिका जो होती है उसमें पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं वो क्रमांकुंचन गति के द्वारा भोजन को आगे पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो मुख गुहा वाला जो भाग था उस मुख गुहा वाले भाग में भोजन के पाचन से संबंधित बातें करी। अब हम लोग बात करेंगे जो भोजन जो होता है उस भोजन का जब आगे जब भोजन आमाशय में जाता है तो आमाशय में भोजन का किस प्रकार पाचन किया जाता है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब बात करते हैं जो आमाशय वाला जो भाग होता है इसमें भोजन के पाचन की। तो स्टमक में जो भोजन का डाइजेशन होता है वो कैसे होता है, तो आमाशय, सेकंड स्टेप हमारे पास आता है आमाशय में भोजन का पाचन। आमाशय में भोजन के पाचन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये आती है कि आमाशय में भोजन के पाचन के लिए कौन से रस का स्त्रवण होगा। तो आमाशय जो होता है उस आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है और ये जठर ग्रंथियां जो होती है वो गैस्ट्रीन हार्मोन के प्रभाव के कारण जठर रस का स्त्रवण करते हैं। तो यहाँ पर जो स्त्रावी जो रस होता है ये स्त्रावी रस होता है जठर रस, जिसे भूख रस भी कहते हैं या एपेटाइट जूस भी कहा जाता है। तो ये जठर रस या भूख रस या एपेटाइट जूस जो होता है ये यूजुअली जो जठर रस जो होता है इसका स्त्रवण जो होता है, स्त्रवण करने वाली जो यानी जो ग्रंथियां होती हैं वो जठर ग्रंथियां होती हैं और ये जठर ग्रंथियां एक विशेष प्रकार के हार्मोन जो होते हैं उसके प्रभाव में जठर रस का स्त्रवण करती हैं जिसे कहा जाता है गैस्ट्रीन हार्मोन। और ये गैस्ट्रीन हार्मोन जो होता है वो जठर ग्रंथियों को प्रेरित करता है जठर रस के स्त्रवण के लिए। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद आप लोगों को जो जठर रस जो होता है उस जठर रस के कंपोजिशन यानी संगठन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये संगठन की बात करें तो सबसे पहले संगठन में स्त्रवण की कुल मात्रा अगर पूछी जाती है तो आप लोगों को लिखनी है 1 से 3 लीटर पर डे, यानी एक दिन में 1 से 3 लीटर जो जठर रस होता है उसका स्त्रवण किया जाता है। पीएच की बात अगर पूछते हैं तो देखो पीएच आपको हर जगह याद रखनी है। पीएच जो होती है इसकी ये होती है पीएच 1 से लेकर 1.5 और ये एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। आगे हम अगर बात करते हैं तो जो आमाशय जो होता है उसमें भोजन जो होता है लगभग 3 से 4 घंटे रहता है। तो भोजन जो होता है वो आमाशय में लगभग 3 से 4 घंटे स्टोर रहता है। उसके बाद आगे हम अगर बात करते हैं इसके संगठन से रिलेटेड बात करें तो इसमें और क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं। तो अदर पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, अदर एलिमेंट्स की बात करते हैं, अन्य पदार्थों की बात करते हैं तो अन्य पदार्थ में यहाँ पर एक तो आता है म्यूकस और म्यूकस के साथ साथ पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन के साथ साथ
रेनिन और उसके साथ साथ गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज। इसमें जो वाटर जो होता है, जल जो होता है वो 99% होता है और उसके साथ साथ इसमें मेन पदार्थ उपस्थित होता है जठरस में HCl और HCl 0.5% इसमें उपस्थित होता है और मेन वर्क जो जठरस में होता है वो HCl का ही होता है। अब HCl की अगर बात कर लेते हैं तो हमारे पास ये HCl है और HCl से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। HCl के बहुत सारे काम हैं। इसका पहला जो काम है वो पहला काम तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है, यानी ये क्या करता है, निष्क्रिय जो एंजाइम होते हैं उन निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम में कन्वर्ट करने का या चेंज करने का कार्य करता है। तो निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम में कैसे चेंज करता है, तो जो जठरस जो होता है, जठरस में एक निष्क्रिय एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। इस पेप्सिनोजन को ये HCl जो होता है वो चेंज कर देता है पेप्सिन में। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन चेंज करता है, HCl। आगे हम लोग और बात करते हैं तो एक एंजाइम और होता है जिसे बोला जाता है प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन जो एंजाइम जो होता है उसको भी HCl जो होता है वो रेनिन में चेंज कर देता है और रेनिन, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब जो होते हैं, यानी ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये दोनों निष्क्रिय एंजाइम होते हैं और इन निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय पेप्सिन और प्रोरेनिन में चेंज करने का काम कौन करता है, HCl करता है। आगे हम अगर बात करते हैं HCl से रिलेटेड दूसरे कार्य की बात करते हैं तो उसका दूसरा काम होता है लार का जो स्त्रवण होता है और लार के स्त्रवण के साथ साथ जो टाइलिन एंजाइम जो होता है, इस टाइलिन एंजाइम के प्रभाव जो होता है उसको कम करना। एक तो लार का स्त्रवण टाइलिन एंजाइम के प्रभाव को कम करना। और इसके कार्यों की अगर बात करते हैं तो HCl का एक काम होता है भोजन को सड़ने से बचाना, यानी भोजन को सड़ने से बचाने का काम भी HCl का ही होता है और भोजन में उपस्थित जो कठोर पदार्थ होते हैं उन कठोर पदार्थों को कोमल पदार्थों में परिवर्तित करने का काम भी इसी का होता है। तो ये सारी बातें थी HCl से रिलेटेड। आप लोगों को HCl के कार्य जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे HCl के बाद हम लोग अगर बात करते हैं यूजुअली तो टोटली, यानी जो आमाशय जो होता है उस आमाशय में भोजन का जो पाचन जो होता है वो किस प्रकार कंप्लीट होता है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहली चीज तो ये आती है कि HCl जो है, यानी पूरा का पूरा जठरस जो होता है उसमें ये सारी चीजें कंप्लीट होती है। अब किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है हमारे पास वो आता है रेनिन। ये रेनिन एंजाइम जो होता है, इस रेनिन एंजाइम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। यूजुअली रेनिन एंजाइम जो होता है वो केवल जो चाइल्डहुड फेज जो होती है, यानी बच्चे जो बेबी जो कंडीशन होती है जब वो दूध पीते हैं, तो जब तक वो बच्चे दूध पीते हैं, यानी माँ का दूध जब पीते हैं बच्चे, तो उस कंडीशन में उनका जो आमाशय जो होता है उसके द्वारा रेनिन एंजाइम का स्त्रवण किया जाता है। जो भोजन, यानी जो अब उनका भोजन क्या है, दूध, तो ये दूध को दही में चेंज करने का कार्य करता है। तो कैसे करता है, तो सबसे पहले होता क्या है कि जो भोजन होता है उस भोजन में, यानी जो मिल्क जो होता है, जैसे बात करते हैं, अब दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है, यानी दूध में उपस्थित जो प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन को ये कन्वर्ट करता है। तो कन्वर्ट कैसे करता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो ये जो रेनिन एंजाइम जो होता है, इस रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये क्या करता है, दूध में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती है, कैसीन प्रोटीन। और ये कैसीन प्रोटीन जो होती है वो दूध में घुलनशील होती है। तो रेनिन एंजाइम जो होता है, ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध में उपस्थित, देखो एक चीज और ध्यान रखना आप लोग,
जब भी एंजाइम की बात करते हैं रेनिन एंजाइम की, तो आपको डबल एन लिखना है। रेनिन एंजाइम के लिए डबल एन लिखना है, और जब रेनिन हार्मोन लिखा जाएगा तो हार्मोन के लिए आपको सिंगल एन लिखना है। इसके स्पेलिंग में यही डिफरेंशिएशन है। अगर एक डबल एन है तो उसका मतलब वो एंजाइम की बात कर रहा है, और सिंगल एन है इसका मतलब वो हार्मोन की बात कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा छोटी सी कंफ्यूजन है, तो इस चीज को आप क्लियर कर ले। हार्मोन, रेनिन नामक जो हार्मोन होता है और एंजाइम होते हैं, दोनों का नाम सेम है, लेकिन हार्मोन और एंजाइम दोनों अलग अलग होते हैं। एक अंतःस्रावी से स्रावित होता है और एक बहिःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो देखो, कैसीन प्रोटीन जो होती है, दूध में घुलनशील प्रोटीन होती है, उसको रेनिन एंजाइम जो होता है वो कैसीन को पैरा कैसीन में चेंज कर देता है, और पैरा कैसीन जो होता है वो कैल्शियम +2 जो होता है उससे क्रिया करके कैल्शियम पैरा कैसीनेट में चेंज हो जाता है। और ये कैल्शियम पैरा कैसीनेट जो होता है, यही क्या होता है, यानी इसका मतलब ये होता है, ये दूध जो होता है, दूध को दही जो होता है उसमें परिवर्तित कर देता है। यानी कुल मिला के दूध जो होता है, दूध का स्कंदन हो जाता है, यानी दूध फट जाता है। और दूध का फटना या दूध का स्कंदित होना वो किस एंजाइम की वजह से होता है, रेनिन, जिसकी वजह से दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है, जो कौन करता है, रेनिन एंजाइम। अब रेनिन एंजाइम के बाद दूसरा एंजाइम हमारे पास जो आता है वो आता है पेप्सिन। पेप्सिन क्यों बोला, क्योंकि पेप्सिनोजन तो निष्क्रिय है। पेप्सिनोजन, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को HCl जो होता है वो किसमें चेंज करता है, सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में। और ये सक्रिय पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो, इसका वर्क जो होता है वो क्या होता है, यूजुअली ये जो होता है ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। तो जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन पर कौन क्रिया करता है, पेप्सिन एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज अणुओं में तोड़ देता है। यानी प्रोटीन एक बड़ा सा पत्थर है, इस बड़े से पत्थर को गिट्टी में तोड़ दिया, इस गिट्टी को फिर पाउडर में बना देंगे। तो अभी तो केवल आमाशय में प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन्स और उसके बाद प्रोटियोजेज में तोड़ा है, तो ये पेप्सिन की उपस्थिति में ही सारा काम होता है। और यहाँ पर पीएच की बात करें तो वो पीएच जो होगी वो 1 to 1.5 या अप्रोक्स 2 हो जाती है, 1 to 2 होती है, क्योंकि यहाँ पर एसिल की प्रेजेंस में, प्रबल अम्ल की प्रेजेंस में ये अम्लीय माध्यम हो जाता है। यानी भोजन का जो माध्यम आमाशय में जो होता है वो अम्लीय माध्यम हो जाता है। उसके बाद अगर ये चीज तो हो गई हमारे पास, तीसरा एंजाइम हमारे पास आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। अभी गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो फैट यानी वसा जो होती है उस वसा पर काम करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। वसा का पाचन, अब वसा का एक अणु जो होता है वो वसीय अम्ल के 3 अणु और ग्लिसरॉल के एक अणु से मिलकर बना होता है। तो ये वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज से रिलेटेड। गैस्ट्रिक एमाइलेज बहुत कम मात्रा में पाया जाए जठरस में, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं यानी भोजन में उपस्थित जो बड़े बड़े जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनको डाइसेकेराइड में चेंज करता है। तो इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। अब आपको और चीजें क्या ध्यान में रखनी है, पहली चीज तो ये ध्यान में रखनी है कि जो आमाशय जो होता है उस आमाशय में मेनली प्रोटीन का ही पाचन हो रहा है। देखो, चाहे चाइल्डहुड फेज हो चाहे अडल्ट फेज हो, दोनों में ही प्रोटीन का पाचन हो रहा है। तो सर्वाधिक जो पाचन होता है यानी सर्वाधिक प्रोटीन का जो पाचन होता है वो सर्वाधिक प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में संपन्न होता है। तो एक चीज तो ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद आमाशय जो होता है, उस आमाशय में जो भोजन होता है वो अर्ध तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और आमाशय में भोजन अर्ध तरल पदार्थ के रूप में, यानी भोजन जो होता है वो अर्ध तरल लिक्विड में चेंज यानी अर्ध तरल भाग में चेंज हो जाता है। और उस अर्ध तरल भाग जो होता है उसे कहा जाता है काइम। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इससे रिलेटेड और क्या ध्यान में रखना है, जो आमाशय जो होता है उस आमाशय में भोजन जो होता है वो अर्ध तरल पदार्थ में चेंज हो गया। और दूसरी बात, जब आपको एक चीज और कंफ्यूज कर रही होगी, HCl तो प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल का मतलब एक तरह से एसिड है, तो ये तो आमाशय को डैमेज कर सकता है, आमाशय की जो भित्ति होती है उसको डैमेज कर सकता है। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आमाशय की जो आंतरिक भित्ति जो होती है उस आंतरिक भित्ति पर श्लेष्मा जो होता है यानी म्यूकस जो होता है, उस म्यूकस की बहुत ज्यादा मोटी परत पाई जाती है, जिसकी वजह से HCl जो होता है वो आमाशय के उत्तकों तक नहीं पहुंच पाता और आमाशय के उत्तकों को नष्ट या डैमेज नहीं कर पाता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है।
इस तरीके से आमाशय। अब देखो एक चीज और आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आप लोगों को एक चीज ये ध्यान रखनी है कि भोजन जो हो रहा है, जैसे जैसे भोजन आहार नाल के अलग अलग भागों में जाता जा रहा है उसका नाम चेंज होता जा रहा है। जैसे सपोजिंग, जैसे आपका भोजन जब प्लेट में था तो प्लेट में जब था उसे क्या बोलते थे आप? भोजन, फूड। प्लेट से ये कहां चला गया? देखो प्लेट से ये भोजन कहां गया? बकल कैविटी में। बकल कैविटी में जाते इसको क्या बोल दिया? बोलस। बकल कैविटी से ये भोजन कहां चला गया? स्टोमच में। स्टोमच में जाते भोजन को क्या बोल दिया? काइम। स्टोमच से जब ये इंटेस्टाइन यानी आंत्र में जाता है तो आंत्र में इसको बोला जाता है काइल। क्या बोला जाता है? काइल। और लास्ट में जब ये भोजन रेक्टम में चला जाता है तो रेक्टम में इस भोजन को बोला जाता है फीकल मैटर, यानी अपशिष्ट पदार्थ, फेकल मैटर। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज भी ध्यान में रखनी है। तो हम लोगों ने जो आमाशय जो था उस आमाशय में भोजन के पाचन से रिलेटेड बातें करी। तो आमाशय में भोजन का जो पाचन होता है इसका सबसे मेन महत्व जठरस का होता है, और जठरस में भी किसका होता है? एचसीएल का, क्योंकि ये एचसीएल जो होता है वो निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो हम लोगों ने आमाशय जो था उस आमाशय वाले भाग में भोजन के पाचन के बारे में बात करी। अब आमाशय से भोजन कहां जाएगा? आंत्र में। तो आंत्र जो होगी उस, यानी जो आंत्र जो होगी उस आंत्र में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखो बात करते हैं आंत्र वाला जो भाग होता है, उस आंत्र वाले भाग में भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार संपन्न होता है। तो डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, यानी आंत्र में भोजन का जो पाचन होता है वो कैसे संपन्न होता है। तो पहली चीज तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि भोजन का संपूर्ण जो पाचन होता है वो संपूर्ण पाचन छोटी आंत्र जो होती है उस छोटी आंत्र में संपन्न होता है। यानी इसका मतलब अगर क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि भोजन का पूर्ण पाचन आहार नाल की किस भाग में संपन्न होता है तो आपको आंत्र या इंटेस्टाइन लिखना है। और अगर क्वेश्चन यूं आता है कि भोजन का अर्ध जो पाचन होता है वो आहार नाल की किस भाग में संपन्न होता है तो आप लोगों को आमाशय है, यानी आमाशय में भोजन का अर्ध पाचन होता है, भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत या आंत्र में संपन्न होता है। अब आगे बात करते हैं, ये जो आंत्र जो होती है भोजन यानी आंत्र, इस आंत्र में 3 प्रकार के रसों का स्त्रवण होता है। पहला जो रस है हमारे सामने वो रस आता है पित्त रस, और पित्त रस जो होता है उसका स्त्रवण लिवर यानी यकृत के द्वारा होता है। उसके बाद आता है अग्नाशय रस जिसका स्त्रवण अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा होता है। और तीसरा हमारे पास आता है आंत्री रस जिसका स्त्रवण आंत्र जो होती है उसके द्वारा होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में 3 प्रकार के रसों का स्त्रवण होता है। अब छोटी आंत का भी जो ड्यूडेनम वाला जो भाग होता है, यानी पहला जो छोटी आंत का जो ग्रहणी वाला जो भाग यानी ड्यूडेनम वाला जो भाग होता है, ग्रहणी या ड्यूडेनम, इस ग्रहणी या ड्यूडेनम वाले भाग में जो भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार संपन्न होता है तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रहणी या ड्यूडेनम वाला जो भाग होता है, इस ग्रहणी या ड्यूडेनम वाले भाग में 2 प्रकार के रसों का स्त्रवण होता है। अब वो 2 प्रकार के रस कौन कौन से हैं? पहला रस तो है पित्त रस और दूसरा है अग्नाशय रस। तो पित्त रस और अग्नाशय रस का स्त्रवण जो होता है वो ग्रहणी के ड्यूडेनम वाले भाग में होता है। अब ड्यूडेनम वाला जो भाग होता है, इस ड्यूडेनम वाले भाग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पित्त रस के बारे में। तो सबसे पहला आता है हमारे पास पित्त रस, जिसे बाइल जूस भी कहा जाता है इंग्लिश में, बाइल जूस। अब बाइल जूस या पित्त रस की बात करें तो पहली चीज तो हमारे पास ये आती है कि इस पित्त रस का स्त्रवण जो होता है वो लिवर के द्वारा होता है, और इसका जो संग्रहण जो होता है वो पित्ताशय या गॉल ब्लैडर जिसे इंग्लिश में कहा जाता है उस गॉल ब्लैडर में होता है। तो लिवर जो होता है उसके द्वारा तो इसका स्त्रवण किया जाता है, पित्ताशय जो होता है उसका कुल मिला के संग्रहण करता है, यानी संश्लेषण और स्त्रवण लिवर के द्वारा होता है और केवल संग्रहण जो होता है वो पित्ताशय में
होता है। आगे अगर हम बात करते हैं कि जो पित्तरस जो होता है, इस पित्तरस की पीएच की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पीएच जो होती है इसकी वो होती है 6 से 8। इसकी जो पीएच होती है वो 6 से 8 होती है। आगे हम अगर बात करते हैं जो पित्तरस जो होता है इसकी क्वांटिटी की यानी इसके संघटन की बात कर लेते हैं तो संघटन में पहली चीज़ तो ये आती है कि इसकी कुल मात्रा जो होती है वो स्रावित होती है 400 से 800 ml पर डे। उसके बाद इसके संगठन की अगर हम लोग बात करते हैं तो संगठन में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़ और बात कर लेते हैं, जो पित्तरस जो होता है इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। उसके साथ साथ आप लोगों को सॉरी इसकी पीएच 7 से 8 होती है, 6 से 8 नहीं होती है। हल्का पीला रंग इसका होता है। उसके बाद आप लोगों को इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो संगठन की अगर हम बात करते हैं तो संगठन में जैसे ये बाइल जूस और ये बाइल जूस जो होता है इसका निर्माण 2 प्रकार के पदार्थों से होता है। यानी पित्तरस का जो निर्माण होता है वो पित्तरस का निर्माण 2 प्रकार के पदार्थों से होता है। एक तो पित्त वर्णक और एक होता है पित्त रस। पित्त वर्णक की बात करें तो पित्त वर्णक एक तो होता है बिलिरुबिन, एक होता है बिलिवर्डिन, एक होता है बिलिह्यूमिन और एक होता है बिलिसाइनिन। मुख्य तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन होता है। जो मल जो होता है इस मल के जो रंग होता है इस मल के रंग को यानी मल का जो रंग होता है वो इन्हीं वर्णकों के कारण पीले रंग का होता है। आगे हम लोग बात करते हैं पित्तरस यानी जो पित्त वर्ण जो लवण होते हैं उनकी। तो पित्त लवण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अकार्बनिक और एक होते हैं कार्बनिक। अकार्बनिक जो होते हैं वो होते हैं NaCl, Na2CO3 और एक होते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, आगे कार्बनिकों की बात करते हैं यानी कार्बनिक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो 2 आते हैं हमारे पास, सोडियम ग्लाइकोलेट और एक आता है सोडियम टर्कोलेट। तो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टर्कोलेट जो होते हैं वो कार्बनिक पित्त लवण होते हैं। अब पित्तरस जो होता है इसका काम क्या होता है? पहली चीज तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लें, पित्तरस जो होता है इस पित्तरस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। यानी पाचक एंजाइम जो होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। जब पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता तो काम क्या होता है? इसका मुख्य काम होता है पहला तो भोजन का जो अम्लीय माध्यम होता है, यानी आमाशय में भोजन का कौन सा माध्यम था? अम्लीय माध्यम। तो इस अम्लीय माध्यम को क्षारीय जो माध्यम होता है उस क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करना। और दूसरा काम यह होता है वसा का पाइसीकरण करना, यानी जो वसा जो होती है उसका इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण जो होता है। अब देखो इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण का मतलब क्या होता है? वसा का जो अवशोषण होता है वो डायरेक्ट हमारे बड़ी आंत के जो सूक्ष्मांकुर या रसांकुर वाले भाग होते हैं उनसे नहीं होता है। तो फिर क्या किया जाता है? जो वसा जो होती है वो वसा जो पित्त लवण जो होते हैं उन पित्त लवण से क्रिया करती है और पित्त लवण से क्रिया करके मिसेल नामक संरचना बनाती है। तो इमल्सिफिकेशन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में इमल्सिफिकेशन, और इस इमल्सिफिकेशन से जो वसा जो होती है वो पाइसीकृत वसा में चेंज हो जाती है। तो वसा का पाइसीकरण या पाइसीकृत जो वसा होती है वो उसका मेन काम किसका होता है? पित्तरस में पाए जाने वाले पित्त लवण का होता है। अब अगर इसके और कार्यों की बात कर लेते हैं पित्तरस के, तो पहला काम तो यही होता है वसा का पाइसीकरण। वसा के पाइसीकरण के साथ साथ जो यूजुअली
लाइपेज जो एंजाइम होता है उस लाइपेज एंजाइम को ज़्यादा प्रभावी जो किया जाता है वो इसी की वजह से किया जाता है। तो लाइपेज एंजाइम का प्रभावीकरण भी यही करता है, यानी बहुत ज़्यादा इसको प्रभावी बना देता है लाइपेज एंजाइम को। उसके साथ साथ इसका और कार्य अगर बात करते हैं तो पित्तरस जो होता है, इस पित्तरस का एक मुख्य कार्य और होता है, ये यूजुअली क्या करता है, जो वसा का जो यानी जो भोजन का जो अम्लीय माध्यम होता है उस अम्लीय माध्यम को क्षारीय जो माध्यम होता है उसमें परिवर्तित करने का इसका कार्य होता है। तो इस प्रकार से पित्तरस जो होता है उसके ये सब कार्य होते हैं और कुल मिला के इसमें पाचक रस यानी पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते। इस वजह से इसका काम भोजन जो होता है उसमें वसा का पायसीकरण करना होता है। तो ये सारी बातें जो थी हम लोगों ने बात करी जो पित्तरस था उसके बारे में। अब पित्तरस के बाद दूसरा रस हमारे पास आता है अग्नाशय रस। तो अग्नाशय रस के बारे में आप लोग नॉर्मल बातें ध्यान रखते हैं। अग्नाशय रस की बात करें तो ये जो रस होता है ये सबसे शक्तिशाली और पूर्ण पाचक रस होता है। शक्तिशाली और पूर्ण पाचक रस होता है। ये रंगहीन और गंधहीन होता है। उसके बाद अग्नाशय रस जो होता है इसका स्त्रवण अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा होता है, तो नॉर्मल सी बात है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगर इसके संगठन की टोटल क्वांटिटी की बात करें तो ये 700 से यानी नॉर्मल 500 से 800 ml पर डे इसका स्त्रवण होता है। अगर इसकी पीएच की बात करते हैं तो 7.8 से 8.8 यानी एप्रोक्स 8 से 9 होती है इसकी पीएच। ये पीएच की बात हो गई। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि को पचाने वाले वे सभी एंजाइम उपस्थित होते हैं इस रस में। इस वजह से इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो अब ये जो अग्नाशय रस जो होता है, इस अग्नाशय रस में पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं उन सभी पाए जाने वाले एंजाइमों के द्वारा कौन कौन से पदार्थों को किस किस पदार्थों में यानी बड़े बड़े पदार्थों को छोटे छोटे पदार्थों में किस प्रकार से अपघटित किया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अग्नाशय रस जो होता है उसमें पाए जाने वाले एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन किस प्रकार किया जाता है। तो भोजन के सभी प्रकार के जो टाइप होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल, सबका पाचन कर दिया जाता है अग्नाशय में पाए जाने यानी अग्नाशय रस जो होता है उसमें पाए जाने वाले एंजाइमों के द्वारा। बात करते हैं जो अग्नाशय रस जो होता है उसमें पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं वो अलग अलग भोज्य पदार्थ को किस प्रकार डाइजेस्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन यानी अग्नाशय रस में पाए जाने वाले प्रोटीन पाचक एंजाइम। अब अग्नाशय रस में पाए जाने वाले प्रोटीन पाचक एंजाइम में सबसे पहला एंजाइम जो आता है वो आता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन, ये जो ट्रिप्सिनोजन जो होता है, अब एक्चुअली ये ट्रिप्सिनोजन होता है जो अग्नाशय रस में निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। इस ट्रिप्सिनोजन को आंतरिक रस से स्रावित एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज, ये एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो होता है जो आंतरिक रस से स्रावित होता है, ये ट्रिप्सिनोजन जो निष्क्रिय होता है, इस निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। सक्रिय ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। उसके बाद दूसरा एंजाइम हमारे पास आता है काइमोट्रिप्सिनोजन, और ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन जो होता है ये भी निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन जो होता है, इस निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन को जो ट्रिप्सिन एंजाइम था, ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो इसको चेंज कर देता है काइमोट्रिप्सिन में। उसके बाद ये सक्रिय एंजाइम होता है यानी निष्क्रिय काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन यानी सक्रिय में चेंज करता है। अब उसके बाद जो प्रोटीन यानी जो आमाशय में पचित जो प्रोटीन थी, प्रोटियोजेस, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में, तो आमाशय में पचित
प्रोटीओजेज, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन्स, इन सब का पाचन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होते हैं वो इन तीनों का जो पाचन होते हैं वो कर देते हैं डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड। इसके बाद तीसरा जो एंजाइम आता है प्रोटीन पाचक एंजाइम, वो हमारे पास आता है प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अब ये प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होता है ये भी निष्क्रिय होता है। प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज ये निष्क्रिय एंजाइम होता है। निष्क्रिय प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होता है वो चेंज होता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, ये निष्क्रिय होता है और इस निष्क्रिय को कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होता है वो सक्रिय एंजाइम जो होता है उसमें ये चेंज हो जाता है। अब ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होता है, अब देखो ये जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होता है ये दो टाइप का होता है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज एक तो होता है डाई पेप्टिडेज और एक होता है एमिनो पेप्टिडेज। अब सबसे पहले होता क्या है, जो देखो हम लोगों ने जो प्रोटीन यानी प्रोटीओजेस, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन को किसमें चेंज किया था, डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में। तो सबसे पहले ट्राइपेप्टाइड, तो ट्राई जो पेप्टाइड जो होता है, इस ट्राइपेप्टाइड को डाइपेप्टिडेज एंजाइम होता है, डाइपेप्टिडेज एंजाइम जो होता है वो चेंज कर देता है डाइपेप्टाइड में। अब डाइपेप्टाइड जो होता है वो चेंज होगा एमिनोपेप्टिडेज की प्रेजेंस में, एमिनोपेप्टिडेज की प्रेजेंस में अमीनो अम्ल में। यानी कुल मिला के जो आमाशय था उस आमाशय में एक बड़ा पत्थर था, सपोज प्रोटीन बड़ा पत्थर है, उस प्रोटीन को चेंज किया छोटे छोटे पत्थरों में, नहीं गिट्टी में, ये प्रोटीएजेस यानी पत्थरों से फिर इसको चेंज कर दिया गिट्टी में, डाइपेप्टिडेज और ट्राइपेप्टिडेज। अब इसको पाउडर में चेंज करना है तो यहाँ पर एमिनो अम्ल यानी सबसे छोटी भाग संरचना प्राप्त हो गई। तो इतना बड़ी प्रोटीन को लास्ट में किसमें अपघटित कर दिया, यानी किसमें पाचित कर दिया, अमीनो अम्ल में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोटीन पाचक एंजाइम जो था उसके बारे में बात करी। दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम में ट्रिप्सिनोजन जो होता है वो निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, जिसको एंटेरोकाइनेज जो आंतरिक रस से स्रावित होता है ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। काइमोट्रिप्सिनोजन जो होता है वो निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, जिसको ट्रिप्सिन जो होता है वो काइमोट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। उसके बाद प्रोटीओजेज, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन जो होते हैं उसको ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो होता है डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड में चेंज करता है। प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होता है वो निष्क्रिय रूप में होता है, जिसको सक्रिय कार्बोपेप्टिडेज में चेंज कर दिया जाता है ट्रिप्सिन की उपस्थिति में। यानी ट्रिप्सिन जो होता है उसको निष्क्रिय से सक्रिय कार्बोक्सीपेप्टिडेज में चेंज कर देता है। ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, डाइपेप्टिडेज और एमिनोपेप्टिडेज। सबसे पहले ट्राइपेप्टाइड को डाइपेप्टिडेज एंजाइम जो होता है वो डाइपेप्टाइड में चेंज करता है। डाइपेप्टाइड का मतलब दो एमिनो से जुड़ी हुई संरचना डाइपेप्टिडेज और तीन से जुड़ी ट्राइपेप्टिडेज। उसके बाद एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम जो होता है वो डाइपेप्टाइड को लास्ट में एमिनो अम्ल में अपघटित कर देता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट से पाचन के संबंधित एंजाइम। तो दूसरा हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है उस पाचक एंजाइम जो होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है उस कार्बोहाइड्रेट के पाचन से रिलेटेड जो एंजाइमों की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित एंजाइम में सबसे पहला एंजाइम हमारे पास आता है, देखो अग्नाशय में पाया जाने वाला अग्नाशयी एमाइलेज। और ये अग्नाशयी एमाइलेज जो होता है इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है, जो स्टार्च जो होता है उस स्टार्च को माल्टोज में
चेंज करने का होता है। उसके बाद अगला जो एंजाइम हमारे पास आता है, अगला एंजाइम आता है माल्टेज। तो माल्टेज का मतलब ये होता है कि ये माल्टेज जो होता है वो करता क्या है, माल्टोज जो होता है उस माल्टोज को, माल्टेज एंजाइम जो होता है, ये माल्टेज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज को 2 ग्लूकोज के अणुओं में चेंज कर देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आगे हम अगर बात करते हैं तो जो माल्टेज के बाद लैक्टेज एंजाइम जो होता है, ये लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, लैक्टोज जो शर्करा होती है जो दूध में प्रेजेंट होती है, उस लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज जो होते हैं उसमें चेंज कर देता है ये लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज शर्करा को। इसके बाद सुक्रेज जो एंजाइम होता है, ये सुक्रेज एंजाइम क्या करता है, जो सुक्रोज जो शर्करा होती है, उस सुक्रोज शर्करा को ये सुक्रेज एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित अगर एंजाइमों की बात करते हैं तो पहला एंजाइम अग्नाशय एमाइलेज जो होता है जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को 2 ग्लूकोज अणु में चेंज करता है। लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज करता है। और सुक्रेज जो एंजाइम होता है वो सुक्रोज जो को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों में चेंज कर देता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद वसा का पाचन आता है। तो वसा के पाचन जो होता है, उस वसा के पाचन से संबंधित अगर एंजाइम की बात करते हैं तो एक ही एंजाइम हमारे पास आता है, लाइपेज एंजाइम। तो अब देखो, पित्तरस ने जो वसा था उस वसा को पाइसीकृत कर दिया। तो पाइसीकृत वसा और स्पाइसीकृत वसा को जो लाइपेज एंजाइम जो होता है, ये लाइपेज एंजाइम स्पाइसीकृत वसा को वसीय अम्ल के 3 अणु, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो होता है उस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लिक जो अम्ल होते हैं। देखो, लाइपेज जो होता है उसे स्टेप्सिन एंजाइम भी बोला जाता है। यानी जो यूजुअली क्या होता है कि जो अग्नाशय रस में पाया जाने वाला लाइपेज एंजाइम जो होता है उसे स्टेप्सिन एंजाइम भी बोला जाता है। तो ये स्टेप्सिन जो एंजाइम होता है वही लाइपेज एंजाइम होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, अगर उसके पाचन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों ने न्यूक्लिक अम्ल पढ़ा था। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब ये होता है कि डीएनए आरएनए जो होता है उसमें पाए जाने वाले, यानी डीएनए आरएनए का जो निर्माण होता है वो न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड से होता है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये आती है कि जो अगर पेंटोज शर्करा जो होती है, उस पेंटोज शर्करा से हम लोगों ने 11वीं क्लास में सारी बात कर ली। पेंटोज शर्करा से अगर कोई नाइट्रोजन क्षार आकर जुड़ जाती है तो नाइट्रोजन क्षार जुड़ने पर वो कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड से अगर फास्फोरिक अम्ल अगर जुड़ जाता है तो वो कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लिक अम्ल है और इस न्यूक्लिक अम्ल पर क्रिया कर रहा है न्यूक्लियेज एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम। और ये न्यूक्लियेज एंजाइम इस न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ देता है न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम जो होता है ये न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम इसको चेंज कर देता है न्यूक्लियोसाइड में। अब देखो, न्यूक्लियोटाइड का मतलब तो तीनों चीजें, नाइट्रोजन क्षार भी हो, पेंटोज शर्करा डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी हो और उसके साथ साथ फास्फोरिक अम्ल, तो वो तो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड से फास्फोरिक अम्ल को निकाल दिया तो किसमें चेंज होगा, न्यूक्लियोटाइड। यानी इसका मतलब उसमें पेंटोज शर्करा यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा है और उसके साथ साथ क्या है, नाइट्रोजन क्षार। तो न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम जो होता है,
न्यूक्लियोसाइडेज जो एंजाइम होता है, ये न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम इसको नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज जो शर्करा होती है, उस पेंटोज शर्करा जो होती है उसमें ये चेंज कर देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो ग्रहणी का जो ड्यूडेनम वाला जो भाग होता है, इस ग्रहणी के ड्यूडेनम वाले भाग में जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, सभी पोषक पदार्थों के पाचन के बारे में बात कर ली। अब आगे एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जब भोजन प्लेट में रहता है तो फूड कहलाता है, बकल कैविटी में आता है तो बोलस कहलाता है, और बकल कैविटी के बाद जब वो स्टमक में आता है तो काइम कहलाता है, और इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग में आता है तो इसे कहा जाता है काइम। तो जब छोटी आंत वाले भाग में आएगा ये पूरा पचित भोजन, तो इस पचित भोजन को क्या कहा जाएगा? काइल कहा जाता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। और भोजन का लगभग यानी आधे से ज्यादा जो पाचन होता है वो इसी भाग में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद ड्यूडेनम के बाद जेजुनम और इलियम वाले भाग जो होते हैं उसमें पाचन की बात करते हैं। तो देखो जेजुनम और इलियम जो भाग है उसमें जो अगर पाचन की बात करते हैं तो इस भाग में केवल आत्रीय रस जो होता है उसका स्त्रवण होता है, और इस आत्रीय रस का जो स्त्रवण होता है वो किसके द्वारा होता है? आत्रीय ग्रंथियों के द्वारा। और आंतरिक ग्रंथियों के रूप में एक तो ब्रूनर ग्रंथि और ब्रूनर ग्रंथि के साथ साथ पेनेथ जो सेल होती है, इस पेनेथ सेल के द्वारा आंतरिक रस का स्त्रण होता है। अगर कंपोजिशन की बात करते हैं तो 99% जो होता है वो वाटर होता है, और उसके साथ साथ इसकी टोटल क्वांटिटी यानी कुल रस जो इसका स्त्रवण जो होता है वो 1 से 2 लीटर पर डे इसका स्त्रवण होता है। हर रोज इसका स्त्रवण 1 से 2 लीटर होता है। उसके बाद अगर इसकी पीएच की बात करते हैं तो इसकी पीएच 1.2 से 1.3 होती है। और उसके बाद जो ड्यूडेनम और जेजुनम भाग में जो आंतरिक रस जो होता है, इस आंतरिक रस में पाए जाने वाले पाचक एंजाइमों की अगर बात करते हैं तो ये पाचक एंजाइम एक तो होता है इरेप्सिन, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। इरेप्सिन के बाद उसके बाद आते हैं एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज के बाद जितने भी ये सारे पाचक एंजाइम होते हैं, ये सभी पाचक एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं। सपोज जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, उसके बाद लाइपेज, एमाइलेज, सुक्रेज, माल्टोज, लैक्टोज, जितने भी पाचक एंजाइम होंगे वो सारे इस अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं। तो कुल मिला के भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो ड्यूडेनम और जेजुनम भाग में कंप्लीट होता है। इस प्रकार हमारा पाचन का जो टॉपिक होता है वो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अवशोषण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में कल बात करेंगे।